ओके, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। मान लीजिए, मान लीजिए, रियलिटी में नहीं है, मानना है आपको केवल। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव, विद्युत अवयव मतलब कोई भी विद्युत से चलने वाली चीज, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, टीवी, कोई भी चीज, विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को, दो सिरों के बीच विभवांतर को मतलब वोल्टेज, वोल्टेज को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया जाए। मतलब मान लीजिए मैं बल्ब ले लेता हूँ, बल्ब के अक्रॉस मैंने वोल्टेज पहले लगाया हुआ है 10 वोल्ट, पहले लगाया हुआ था 10 वोल्ट, अब क्या लगा दिया, अब लगा दिया 5 वोल्ट। पहले 10 वोल्ट लगाया था, फिर 5 वोल्ट लगा दिया। आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, नियत रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है, जैसा पहले था प्रतिरोध अब भी वही है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। बोले रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है उस अवयव का, बल्ब का रेजिस्टेंस उतना के उतना ही है। आप ये बताओ कि पहले 10 वोल्ट पे चला रहे थे बल्ब, प्रतिरोध उतना के उतना ही था, मान लो 5 ओम था। कोई बल्ब है, उदाहरण लेके समझते हैं, वही वही सबसे अच्छा फायदा रहेगा। कोई बल्ब है, क्या गंदा बल्ब बना रहे, ये बल्ब है, एक बैटरी लगाई हुई थी मैंने, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है मान लीजिए, किसका, इस कॉइल का 5 ओम रेजिस्टेंस है। और मैंने जो वोल्टेज लगाया हुआ है, वोल्टेज लगाया हुआ वो 10 वोल्ट लगाया हुआ है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, कुछ ना कुछ करंट बह रहा होगा, आई करंट बह रहा होगा। अब बोल रहे हैं कि यही कंडीशन, सेम टू सेम कंडीशन है, यही एक और कंडीशन है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर 10 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट की जगह इस वोल्टेज को 5 वोल्ट कर दिया गया है। रेजिस्टेंस वही की वही रखा हुआ, नियत रखा हुआ, कांस्टेंट रखा हुआ। बोल रहे हैं वोल्टेज आधा कर दिया। जब वोल्टेज आधा कर दिया तो बताओ जो करंट पे असर पड़ेगा वो कैसा होगा, वो करंट कितना होगा। कुछ नहीं करते, हमने जो एग्जांपल माना है ना, ये क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि 10 5 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमने कुछ भी ले लिया, उदाहरण ले लिया समझने के लिए, है ना, कि 10 वोल्ट लगाया हुआ था 5 वोल्ट कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस उतना के उतना ही बल्ब का 5 ओम और 5 ओम। तो हम इन दोनों केस में करंट निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकाल सकते हैं हम, कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं करंट। V बराबर आई आर, आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट बोल दो, दोनों सेम सेम ही है, दोनों एक ही चीज है। आई इक्वल्स टू अपन आर डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा आपको करंट, और वी इक्वल्स टू आई आर जो है वो ओम का नियम है, जो कि कॉमन सी बात है, उसी से बना ये वाला फॉर्मूला। तो हम डायरेक्ट ये वाला क्यों नहीं लगा दें, एक स्टेप कम कर देंगे, ये गलत नहीं होगा, सही है ना। वी इक्वल्स टू आई आर से हमने आई का फॉर्मूला निकाल लिया, वी कितना आया, वी आया 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट लिखे, वोल्ट लिखना जरूरी नहीं है, एम्पियर में आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है, 5। करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्प्स। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब हमने क्या करा, हमने जो है वोल्टेज जो है वो कम कर दिया, 5 वोल्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस अभी भी 5 का 5 ही है, रेजिस्टेंस वैसा के वैसा ही है। अब जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर। वोल्टेज 10 वोल्ट था, करंट की वैल्यू आ रही थी 2 एम्पियर। वोल्टेज आधा कर दिया तो करंट की वैल्यू आ रही है 1 एम्पियर। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता, हम केवल इतना बोल पाएंगे कि वोल्टेज कम किया आपने, 10 से 5 कर दिया तो करंट भी कम हो गया, करंट भी कम हो गया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाते हैं, है ना। वोल्टेज हम यहाँ पर जो है वो 20 वोल्ट लेते हैं, यहाँ पर हम 40 वोल्ट लेते हैं, 40 वोल्ट। और यहाँ पर इसका आधा करना है, क्वेश्चन ने साफ बोला हुआ है, क्वेश्चन को देखो साफ, वोल्टेज घटाकर आधा कर देने पर, वोल्ट क्वेश्चन साफ हो रहा है कि आपको वोल्टेज कम नहीं करना है, आधा करना है सीधे सीधे, है ना। तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट।
अब इसको सॉल्व करते हैं यदि हम, तो रेजिस्टेंस 5 का 5 ही रखा हुआ है, वोल्टेज 40 कर दिया, वोल्टेज 40 कर दिया, रेजिस्टेंस 5 है तो 5 अट्ठे 40, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर। फिर उसके बाद वोल्टेज हमने 20 कर दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी भी 5 है, तो अब कितना हो जाएगा एम्पियर 4 एम्पियर। एक ना इसके पहले कितना था 2 एम्पियर 1 एम्पियर था ना, अब कितना होगा 8 एम्पियर 4 एम्पियर। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू और चेंज करके देखें, रेजिस्टेंस नहीं वोल्टेज की वैल्यू, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू और चेंज करके देखते हैं। हम कर देते हैं यहाँ पर 50 वोल्ट और इसका आधा करेंगे तो 25 वोल्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 50 पुट करेंगे इसमें, तो मैं इसको कलर चेंज करके सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर कितना होगा 40 की जगह 50 वोल्ट, रेजिस्टेंस अभी भी 5 का 5 ही है, आंसर कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, 50/5 यानी कि 10 एम्पियर, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/5, 25/5 यानी कि 5 एम्पियर। ओ भाई कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पर, कोई रिलेशन नहीं बन जा रहा। कैसा रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले जो एम्पियर का करंट आया था वो 2 एम्पियर, देखना यहाँ पर वोल्टेज था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तो करंट था 2 एम्पियर। यहाँ पर हमने वोल्टेज कर दिया 5 वोल्ट तो करंट हो गया 1 एम्पियर। फिर दूसरे वाले के लिए हमने जो है वो वोल्टेज करा 40 वोल्ट, 40 वोल्ट तो करंट आया था हमारे पास 8 एम्पियर, करंट आया था 8 एम्पियर। जब इसका आधा कर दिया यानी कि 20 वोल्ट कर दिया तो करंट हो गया 4 एम्पियर। अरे इसके अलावा एक और आखिरी केस हमने कौन सा लिया 50 वोल्ट, जब हमने वोल्टेज 50 वोल्ट रखा तो करंट आया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर और इसका आधा करा 50 वोल्ट का आधा करा तो ये हो गया 25 वोल्ट, 25 वोल्ट और करंट कितना आया हमारे पास, करंट आया 5 एम्पियर। कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पर। भैया आधी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट, सही टर्म इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी भैया। और किसी ने फोकस किया इस चीज को? भैया करंट है ना, करंट का 5 गुना हो जा रहा है वोल्ट। तुमने कुछ ज्यादा दिमाग चलाया अंजलि। इतना बड़ी बात नहीं है बेटा, तुम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोच रही हो। यहाँ पर बोलने वाली बात ये तुमने, मैं सही, तुम गलत नहीं हो अपनी जगह अंजलि, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चला लिया बेटा। उतना उतना स्टैंडर्ड नहीं है इस क्वेश्चन का, उसके लायक नहीं है। थोड़ा सा कम सोचो, है ना। ये क्वेश्चन उतना ज्यादा कोई हाई फाई नहीं है, उतना ज्यादा हुआ नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक ये है कि हम हर केस में जब वोल्टेज आधा कर रहे हैं, वोल्टेज आधा कर रहे हैं, 10 का 5 कर दिया, 40 का 20 कर दिया, 50 का 25 कर दिया, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि वोल्टेज आधा कर देने पर जो करंट हो रहा है वो भी आधा हो जा रहा है। 2 का 1 हो गया, 8 का 4 हो गया और 10 का 5 हो गया। मतलब जितना वोल्टेज कम करोगे आप उतना ही करंट कम हो जाएगा, है ना। और भैया जी ओम का नियम क्या बताता है, ओम का नियम भी तो यही बोलता है, जितना वोल्टेज कम करोगे उतनी ही मात्रा में करंट भी कम होगा। यही तो बोलता है ओम का नियम। बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है ओम का नियम इस एग्जाम्पल से, है ना। और इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन से उठाएंगे, किसी वैद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया जाए और उसका प्रतिरोध यदि नियत रहता है, तब उससे उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ओम का नियम कहता है V प्रोपोर्शनल टू, विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है उस अवयव में बहने वाली धारा के, अर्थात जितनी मात्रा में वोल्टेज कम होगा उतनी ही मात्रा में करंट भी कम होगा, है ना। इजी क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझोगे तो सब समझ में आएगा। आई होप समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, किसी को डाउट ना रहा हो इसमें। हाँ भैया आ गया, सभी लोग, किसी को आ नहीं, गया भैया। किसी को नहीं आया हो तो वो बोले बस, जिनको आ गया हो। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया है, नहीं आया किसी को तो वो बोल दे। चलो मतलब सबको आ गया। अगला क्वेश्चन,
विद्युत टोस्टरों, टोस्टरों मतलब टोस्ट करते हैं ना, शायद आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, अपने इंडियन कल्चर में इतना नहीं है। वो एक टोस्टर आते हैं इलेक्ट्रिक, उसमें ब्रेड डाल दो और ऐसा की जैसे रहते उसको चालू कर दो, वो टोस्टर गर्म होता है और ब्रेड को जो है वो क्रिस्पी कर देता है। उस पर फिर बटर लगा के खाते हैं। तो विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका, देखना आपको आंसर पता है इसका, पता नहीं आप लोग कितना अच्छे से सोच पाते हो। क्वेश्चन समझाता हूं मैं। जो जो अपने टोस्टर होते हैं, जो अगर सीधी सी बात है, हीटर की जो कॉइल होती है ना अपनी, वो कॉइल को हम सिंपल लोहे के तार से ही बना सकते हैं। लोहा तार, लोहा मतलब धातु, विद्युत धारा उसमें भी प्रवाहित होगी, उसका भी प्रतिरोध होगा। लोहे का तार मरोड़ के उसकी स्प्रिंग बना लो, हीटर में लगा लो, जलाओ, मस्त ऊष्मा देगा वो। हम जो है विद्युत तापन युक्तियों जैसे इस्त्री हो गई या फिर टोस्टर हो गया, इनके जो अवयव होते हैं, मतलब जो तार कॉइल होती है जो, वो कॉइल सिंपल धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाते हैं? हम सिंपल धातु के क्यों नहीं बनाते हैं इसके अवयव, मिश्र धातु क्यों यूज करते हैं? क्या आंसर हो सकता है इसका? भैया क्योंकि मिश्र भैया धातु के प्रतिरोध ज्यादा होता है। और कोई? ये धातुओं से कम और जो उनका प्रतिरोध कट गई? धातुओं से कम और कुछ चालकों से ज्यादा होता है उनका प्रतिरोध। किसका? मिश्र धातुओं का? भैया मैं बोलूं? हाँ। भैया उनका प्रतिरोध है ज्यादा रहता है, इसके कारण वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और गर्म होते हैं तो हमें ही फायदा होता है। तीनों ने ही सही आंसर दिए हैं, है ना? तीनों के पॉइंट अपने अपने हैं और तीनों सही हैं अपनी जगह पर। इस टेबल को ध्यान से देखोगे आप तो याद होगा, चालकों के जो प्रतिरोध होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, माइनस में लिखे हुए। मिश्र धातुओं के, मिश्रातु या फिर मिश्र धातु दोनों पढ़ सकते हैं इसको, मिश्रातुओं के प्रतिरोध धातुओं की तुलना में ज्यादा होते हैं, प्रतिरोध इनके ज्यादा होते हैं, और विद्युत रोधी से थोड़े से कम होते हैं। विद्युत रोधी से कम, विद्युत रोधी होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी। तो सीधी सी बात बोला जाए तो पहला, दो रीजन है इसके पीछे, दो रीजन है। कौन कौन से? पहला रीजन तो आप सभी ने एक ही रीजन दिया है, दूसरा रीजन मैं बताता हूँ। पहला रीजन ये है, जो सबका कंक्लूड कर रहा हूं मैं तीनों का। पहला रीजन ये है कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध धातुओं की तुलना में ज्यादा होता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध धातुओं की तुलना में ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगी, और हमको जितनी भी तापन युक्तियां उसमें ऊष्मा ही तो चाहिए। तो इस गर्म करने के लिए तो चाहिए हमको, टोस्टर गर्म ही तो करना चाहिए ब्रेड को। अगर हम कॉइल जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, तो वो चीज को गर्म तो करना चाहिए, वही तो मकसद है हमारा। तो सबसे पहला जो रीजन है वो यही होगा। तो तीनों ने सही आंसर दिया है कि मिश्रातुओं का प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध किससे ज्यादा? चालकों से। और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा? अच्छी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। बिल्कुल सही, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है गलनांक पॉइंट। अगर हम चालकों का गलनांक देखें तो वो मिश्रातुओं की तुलना में कम होता है, मतलब ये कम टेम्परेचर। उदाहरण के लिए मान लीजिए, उदाहरण ले रहा हूँ, गलत है बिल्कुल मुझे मालूम है, अगर लोहे की बात करें तो वो 1800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघल जा रहा है। और यदि हम किसी मिश्र धातु की बात करें तो उसका गलनांक जो है, जैसे आपने निक्रोम का देखा, निक्रोम का गलनांक जो है वो 3000 के आसपास कुछ आ रहा है, 3000 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इतने उच्च तापमान पर ये तापन युक्तियां जो है वो तार टूटेगा नहीं। अगर लोहे का बनाएंगे तो वो कम गलनांक होने के कारण से जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो हमारी डिवाइसेस जल्दी खराब होंगी, डिवाइसेस मतलब युक्ति जो ऊष्मा पे चलती है। और यदि उनका गलनांक ज्यादा होगा तो वो लंबे समय तक चलेंगे, है ना? तो दो रीजन है जिसके कारण से हम मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। पहला तो है कि प्रतिरोध ज्यादा होता है, जो सभी ने बोला, बिल्कुल सही बात भी है, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो अच्छी मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करेंगे। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि उनका गलनांक, जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, दोनों ही बातें की, मिश्र धातु होती है, उनका गलनांक चालकों की तुलना में ज्यादा होता है, जिसके कारण से वो आसानी से टूटती नहीं है उनका तार, और लंबे समय तक चलते उपकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। कौन सी तालिका देखना है? अभी जो आपने देखी ना,
तो वही तालिका देखना है फिर से। बोल रहा है आयरन और मरकरी में से कौन सा अधिक विद्युत चालक है। आयरन और मरकरी में से, आयरन और मरकरी में से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत चालक है। आयरन कहाँ पर है भैया, आयरन है ये, और फिर उसके बाद है मरकरी। इनमें से कौन सा अच्छा चालक है बताना है। आयरन। रीजन। भैया उसका प्रतिरोध कम है ना। बिल्कुल सही बात, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। आयरन का प्रतिरोध 10.0 है और मरकरी का 94 पॉइंट है। अगर हमने यहाँ पर ये देखा है तो, है ना, ये दोनों के सेम है। नहीं तो अगर यहाँ पर ये होता ना तो भी मामला गड़बड़ हो जाता, 10⁻⁻6 होता तो भी मामला गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, दोनों के 10⁻⁻8 10⁻⁸। तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या देखी, ये वाली संख्या, ये 10 है और ये 94, 94 ज्यादा है तो मरकरी का प्रतिरोध ज्यादा होगा। मरकरी का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो आयरन ज्यादा अच्छे से रहेगी। अच्छा, आयरन और निकल का पूछ लें यदि आपसे तो निकल ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, आयरन और एल्यूमिनियम का पूछ लें तो एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा एल्युमिनियम। होगा। एल्यूमिनियम और कॉपर पूछ लें तो कॉपर अच्छा होगा, और कॉपर। कॉपर और सिल्वर पूछ लें तो सिल्वर अच्छा होगा। कुछ भी पूछ लें आपसे, उन्होंने साफ बोला। देखो सीबीएसई की यही खूबी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बोले भैया टेबल देख के बताओ। आप हम आपसे एग्जाम में डायरेक्ट आपको जो है वो ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, आप टेबल देख के आंसर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल चीटिंग करो, सामने खुल्लम खुल्ला सामने बताओ कौन इन दोनों में से कौन सी धातु अच्छी है ना, उस टेबल में से बताओ कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। बता दो भैया, इसका आंसर तो सभी को पता है। चांदी। सिल्वर। सिल्वर। बहुत अच्छे। सिल्वर का किसी को प्रतीक चिन्ह मालूम है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है सिल्वर का, गाना सुना भैया है। एयू। एयू, बहुत अच्छे, एयू होता है ना। फिर सोने का क्या होता है, वो गाना नहीं सुना, मेरा नाम है लखन, 1 2 का 4। अगर किसी ने सुना है तो सुना है उसके ना मैंने। स्टार्टिंग की लाइन क्या है। एजी। हाँ जी, एजी। एजी। अब तो याद रहेगा चांदी का सिंबल, हाँ भैया। एजी ओजी वाला। एजी जो है वो चांदी का सिंबल है, एयू सोने का सिंबल है बेटा। एयू भैया मुझे सोने का तो सिंबल। रंपम याद आ रहा था। अच्छा, रंपम स्टार्टिंग की लाइन ये नहीं याद आई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब याद रहेगा। एयू, एयू जो है वो कई टीचर्स यूज करते होंगे, आपके स्कूल में भी करते होंगे कोई ना कोई। एयू बोलते हैं ना, एयू खड़े हो जाओ, या फिर एयू ऐसे बोलते हैं ना, तो वो सोने को उठा रहे होते हैं। जो बच्चा मस्ती करता है वो सोने के समान होता है। सोने के समान मतलब सोते को उठा रहे हैं वो वाला सोना नहीं, वो वाला सोना। तो उस सोने से वो वाला सोना याद रखो। समझ रहे हो ना किस सोने की बात कर रहा हूँ। नहीं समझे, चलो ठीक है समझ बेटा। गए भैया। हाँ, अरे भैया। कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है, चांदी है, उसका सिंबल होता है एजी ओजी यूलोजी सुनोजी, और वो वाला एयू होता है सोने का, है ना। तो कोई भी टीचर एयू करके उठाए तो बोले आप सोने को उठा रहे हो। ये काय का सिंबल है रे, अच्छा ये भी बना सकते हैं। चलो अगला देखते हैं, टाइम है क्या, है थोड़ा सा टाइम है, कर लेंगे। अरे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, जहां तक नहीं आ रहे यार। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद अपन खत्म करेंगे आज की क्लास। किसी को जल्दी पड़ी हो तो जा सकता है, रिकॉर्डिंग बाद में पढ़ लेना, देख लेना। तुम लोग को ज्यादा पढ़ाया नहीं है ना, तो तुम लोग मजाक समझते नहीं हो मेरा भी। क्वेश्चन समझो, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। आरेख खींचने को बोला है, आरेख मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें कंपलसरी है। बुक क्वेश्चन ने बोल दिया आपको। साइंस में तो क्वेश्चन नहीं बोलता है ना, तब भी डायग्राम बनाया करो बड़े क्वेश्चन के आंसर में, और जब आरेख बोल दिया है फिर तो बनाना ही है। याद रखना, साइंस में ज्यादा मार्क्स चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाना पड़ेंगे। मेरी इस बात को गांठ बांध लो, बिल्कुल रट लो। कोई सो के भी बोले तो डायग्राम साइंस में बहुत बनाना पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स चाहिए तो। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख कीजिए जिसमें 2 वोल्ट के तीन सेलों की बैटरी लगाना है। 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी लगाना है। एक 5 ओम का प्रतिरोधक,
एक 8 ओम का प्रतिरोधक, एक 12 ओम के प्रतिरोधक, एक प्लग कुंजी, सभी श्रेणी क्रम में लगाना है। सिंपल सा बहुत सादा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है डायग्राम बना दो हमको, एक सर्किट डायग्राम जिसमें ये 3 प्रतिरोधक लगे होंगे श्रेणी क्रम में, एक कुंजी लगी हुई होगी और 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा हमको जो है वो व्यवस्था आरेख खींच के बना दो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखना, आप 2 चीजों से बना सकते हो। आप ऊपर चाहो तो बैटरी बता सकते हो और नीचे प्रतिरोधक दिखा देना, वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है प्रतिरोध जो बैटरी रहेगी उसको हमेशा नीचे रखना है ना। तो हमने क्या करा, एक नीचे एक लाइन खींची, उसका बीच का हिस्सा थोड़ा सा मिटा दिया और इधर क्या बनाई हमने, 3 सेलों की बैटरी बनाई। 3 सेलों की बैटरी कैसे बनी कि एक डंडा बड़ा फिर छोटा और फिर इसको एक लाइन ऐसी खींच दी, फिर एक डंडा बड़ा फिर एक छोटा, फिर एक लाइन खींची, फिर एक डंडा बड़ा और फिर छोटा और फिर एक लाइन ऐसी खींची। ये बना दी हमने 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, है ना। तो आप चाहो तो इधर लिख सकते हो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, और या फिर ऊपर इकट्ठा लिख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 वोल्ट, दोनों ही लिख सकते हो, दोनों ही सही है ना। इसके बाद मैं तो 6 वोल्ट ही लिखूंगा। ये 6 वोल्ट लिखोगे, इस साइड प्लस साइन लगाओगे, इस साइड माइनस साइन लगाओगे। इसके बाद यहाँ पर 3 प्रतिरोध लगाना है। तो 3 प्रतिरोधों के लिए क्या करोगे आप, एक डंडा यहाँ से ऐसा खींचो, सीधा नहीं डंडा खींचा पा रहा है, बताओ हमसे, खींचा गया। इस डंडे के बाद 3 प्रतिरोध बनाना है। तो प्रतिरोध हार्ट बीट जैसे कोई नहीं बनाएगा, बिल्कुल बाकायदा तरीके से बनाएंगे, है ना। एक प्रतिरोध ऐसा ऐसा बिल्कुल छोटे छोटे, ज्यादा बड़े भी नहीं ज्यादा छोटे भी नहीं। कई लोग बहुत छोटे छोटे कर देते हैं, कई लोग बहुत बड़े बड़े कर देते हैं। ये ऐसा प्रतिरोध बनेगा। एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना है, समानता क्रम का बोला ही नहीं है। 2 प्रतिरोध और 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध लगाने थे श्रेणी क्रम में। और अब इसकी रेटिंग भी लिखना पड़ेगी। पहला कितना है, 5 ओम, तो यहाँ पर लिखो बाकायदा 5 ओम, इसको लिखो 8 ओम, इसको लिखो 12 ओम। ये हो गया। और करंट भी बह ही रहा होगा, 6 वोल्ट की बैटरी लगी तो करंट यहाँ पर दिखा दो आई। कुछ भूल रहे हैं क्या, कुछ भूल रहे भैया हैं क्या? प्लग कुंजी। हाँ जी, प्लग कुंजी बोला हुआ है, तो प्लग कुंजी कहाँ पर लगा दो। वैसे तो जो नॉर्मल रियल लाइफ में होता है वो न्यूट्रल पे लगती है, लेकिन आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भैया पर एक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बोला है क्या? नहीं नहीं बोला, भैया। नहीं बोला। आप चाहो तो लगा सकते हो यहाँ पर वोल्ट मीटर, अगर लगाना है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक वोल्ट मीटर। डिपेंड करता है आप कौन सा वोल्टेज नाप रहे हो। अगर पूरा वोल्टेज नाप रहे हो तो यहाँ पर, अगर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस नाप रहे हो तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फिर जैसे इसको बोलेंगे V1, इसको बोलेंगे V2 और इसको बोलेंगे V3। अगर सभी रेजिस्टेंस के क्लास अलग अलग बोलना नापना है तो वो ये लगा सकते हो आप लगाने को, लेकिन बोला नहीं है बुक ने, क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो जरूरी नहीं है आपको लगाना है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो इसको, 3 वोल्ट मीटर लगा सकते हो ऐसा, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन ने नहीं बोला है तो आपका आंसर यहीं खत्म हो जाएगा, यही आपका आंसर है। इसके आगे के क्वेश्चन में जो है वो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। हम नहीं खींचेंगे, हम दोबारा काय को खींचे, हमने अभ्यास खींचा है। तो इसके प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए इसमें अमीटर लगाओ, इसमें अमीटर भी लगाओ, और 12 ओम के प्रतिरोधकों के सिर्फ विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर भी लगाओ। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो अगले क्वेश्चन का डायग्राम है, जो कि अब बनाना है आपको। तो कहीं से उदाहरण देख के बता रहे हो क्या, पहले से कैसे पता चलेगा क्वेश्चन? नहीं भैया, मुझे पता था हर उसमें एमीटर वोल्ट मीटर लगाते हैं ना, इसलिए। अच्छा, नहीं इसमें अभी नहीं लगाना है, अगले क्वेश्चन में जरूर बताया हुआ है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सेम क्वेश्चन है वही के वही क्वेश्चन को आपको अमीटर और वोल्ट मीटर लगाना है, और पूछा हुआ है कि आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन बदल गया है, बोल रहे हैं दोबारा परिपथ खींचिए। पहला आंसर हो गया, आपको परिपथ बना लिया, वो खत्म हो गई। उसके बाद अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि आप दोबारा खींचिए, इसमें प्रतिरोधकों से प्रभावित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर लगाइए, अमीटर लगाना है इसमें, है ना। और बोल रहे हैं 12 ओम प्रतिरोधक, 12 ओम प्रतिरोधक कहाँ है, यहाँ पर है, कि सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर भी लगाइए। तो जैसे मैंने बताया था, आप V1 V2 V3 लगा सकते हो। यहाँ पर जो है आपको इसके अक्रॉस बोल दिया, आप क्वेश्चन ने बोला हुआ है वोल्ट मीटर लगाओ,
तो आपको क्या करना है, 12 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देना है यहाँ पर, और वोल्ट मीटर का साइन है V दिखाना, ऐसा V दिखा दो, और 12 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। और अमीटर आपको लगाना पड़ेगा, तो वो श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। अमीटर जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी आप थोड़ा सा ये मिटाओ और इसको जो है ऐसा गोल बना दो, परफेक्ट गोल बनाना, मैंने तो आड़ा टेढ़ा बना दिया। यहाँ पर लिख दो A, यानी कि अमीटर, है ना। अमीटर में आप चाहो तो चिन्ह भी बना सकते हो, एक साइड प्लस लिख देना, एक साइड माइनस, हाँ ऐसा लिख सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, है ना। अमीटर ऐसे लगा दिया। आप क्वेश्चन का आंसर भी पूछ रहे हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, इसकी बताना है, इसका आंसर कितना आएगा, V और A का आंसर कितना आएगा, तो ये भी निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे, ये ये काय की वैल्यू होगी अमीटर में? I की। बिल्कुल सही, I की ही वैल्यू होगी। जितना हमारा I का मान आएगा ना, वही अमीटर का मान भी होगा। तो I का मान कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? V/R। V/R। V कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। R कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? भैया निकालना पड़ेगा, R तो तीनों में है। R तीनों में है ना, टोटल R कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में, मुझे बता सकते हो इतना? 25। कैसे बताया? जोड़कर तीनों को जोड़कर। A1 क्यों + जोड़ा? A2 + हाँ, A3। जोड़ा क्यों A1 A2 या R1 R2 R3 क्यों जोड़ा? क्योंकि श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में है। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चों ने आंसर दिए बहुत बढ़िया बच्चे। V की वैल्यू दी हुई है हमको 6 वोल्ट, I की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और R की वैल्यू हमारे पास आई है 25 ओम। क्यों आई है 25 ओम? क्योंकि 25 ओम जो है वो श्रेणी क्रम में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। टोटल ओवरऑल R फाइंड करना है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, R की वैल्यू आ जाएगी। I की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, I = V/R से बिल्कुल कर सकते हो आप बिना सोचे समझे। I की वैल्यू आ जाएगी I एम्पियर में, है ना, एम्पियर में आ जाएगी। मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये आप घर से करके देखिएगा। I की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अरे ये तो 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज भी निकालना है यार, ये वोल्टेज तो कुछ कुछ याद आ रहा है। अगर हम बात करें इन तीनों के क्रॉस श्रेणी क्रम में, हम फॉर्मूला लिखते थे V1 V2 V3, ये वाला फॉर्मूला हाँ लिखते थे भैया। ना? हाँ जी हाँ, भैया। उसमें V1 V2 V3 के लिए कुछ फॉर्मूले भी देखे थे हमने। जैसे ओम का नियम होता है ना IR, वैसे ही इसको भी लिखते हैं IR। बस फर्क क्या रह जाता है, करंट तो सबके लिए सेम रहता है, करंट तो सेम रहता है, बस ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम V3 के लिए? V3 के लिखेंगे R3, R3। है ना। अब इसमें हमको क्या रखना है, V3 फाइंड कर रहे हैं हम, मतलब V3 कौन सा होगा, ये वाला, इसको V3 कर दो, ये V3 होगा, ये V3 फाइंड करना है हमको। I की वैल्यू हमको कहाँ से पता चलेगी? I की वैल्यू पता चलेगी यहाँ से, ये जो हम निकालेंगे ना इस फॉर्मूले में पुट करके, वो आ जाएगी I की वैल्यू। I की वैल्यू तो हमको पता चल जाएगी, लेकिन R की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे हम? R की वैल्यू पुट करेंगे R3 वाली, जो कि कितने है, 12 ओम, है ना। तो हम I की वैल्यू जो निकालेंगे, I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, और जितना वोल्टेज आएगा वही किसकी रीडिंग होगी, वोल्ट मीटर की। कौन से वाले? ये वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, है ना। तो आप मेरे ख्याल से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नहीं बनेगा मैं फिर से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार कोशिश करोगे। अब आपका जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं निकाली है, यूनिट नहीं निकाली है, उनके लिए आज एक और क्वेश्चन बढ़ गया है, तो आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको I की वैल्यू निकालना है और V3 का मान निकालना है। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर V1 और V2 भी निकाल लोगे आप, तो है ना। कैसे निकालोगे? I की वैल्यू से I की वैल्यू पुट करोगे और V1 V2 भी निकाल लोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो कल के होमवर्क के लिए रखते हैं। 10 मिनट ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। भैया। हाँ शिका, देख लिया मैंने आंसर आपका। भाई हाँ, मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा आंसर पे, क्योंकि निकालना पड़ेगा। आप सॉल्व कर, मैंने बच्चों को सॉल्व करने को दिया है ना, तो आप भी सॉल्व करो पेज पर बाकायदा। अगर आपको नहीं भेजना है कोई दिक्कत, मत भेजो, लेकिन उसको सॉल्व करके रखो, है ना। पूजा को भेज देना, पूजा मुझे भेज देगी, ठीक। उस आंसर को आपको भेजना है मुझे, इस क्वेश्चन को मुझे चेक करना है, ठीक है। आई होप आप यहीं तक रखते हैं आज के लिए। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, आज एंजॉय किया होगा क्लास को। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।